थैंक यू बच्चों। कल हम बच्चे आपको बताए थे वर्ण। वर्ण की संख्या कम से कम 44 और अधिक से अधिक 52 तक मानी जाती है, लेकिन मुख्य वर्णों की संख्या 44 ही होती है। तो इन 44 वर्णों को भी बांटा गया है, विभेद किया गया है। तो वर्णों का वर्गीकरण, आज हम वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चे। सबसे पहले स्वर वर्ण अ से औ तक 10 और एक ह्रस्वरी 11 वर्ण आपको बताया गया था। ये स्वर वर्ण होते। इन स्वर वर्णों का भी विभेद किया गया। स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण हुआ वह उत्पत्ति के अनुसार मूल स्वर और संधि स्वर। मूल मूल स्वर क्या है, पहले हम ये समझें। जैसे अ में कोई भी स्वर वर्ण दूसरा नहीं मिला हुआ है। ह्रस्व ई अपने आप में स्वतंत्र है, ह्रस्व उ स्वतंत्र है, इससे मूल स्वर है। और दूसरा है संधि स्वर, वैसे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी अपने आप में स्वर वर्ण ही स्वर वर्ण की सहायता कर रहा है। जैसे आ में आ जब मिलता है, संयोग करता है, दो आ जब मिलते हैं आ का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से दो वर्णों के मिलने से जिन सब वर्णों का निर्माण होता है स्वर वर्णों का, उसको हम संधि स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं आ, दीर्घ ही, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन्हें हम देखें संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर को भी दो भागों में विभक्त किया गया। अब कहेंगे कि संधि स्वर तो मिला भाई, दो स्वर मिला, इसको विभक्त क्या करना है थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है, ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर हो गया दीर्घ ई, ह्रस्व जोड़ ह्रस्व हो गया दीर्घ हो। लेकिन अब अपने वर्ण से ना मिलकर दूसरा वर्ण मिलता है तो उससे जो निर्माण होता है आ जोड़ ए, ऐ, आ जोड़ ओ, औ। इस प्रकार से दूसरे समूह से आकर के वर्ण जो अपने समूह का अपने आप में ना मिलकर, दोनों एक ना मिलकर, दोनों भिन्न स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं संयोग स्वर। और जो अपने आप में मिलता है, अपने आप से मिल जाता है, अपने ग्रुप से ही मिलता है, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो बड़े आसान हुआ। जब ह्रस्वी ह्रस्वी मिलकर दीर्घ ही बनेगा दीर्घ स्वर, और जब अ में ई मिलेगा ए बनेगा तो ये हो गया संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार से अब कालमान के अनुसार जो है इसको लघु स्वर, एक को लघु स्वर और दूसरे को गुरु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व पर 1 गुना उच्चारण होता है और दीर्घ पर 2 गुना उच्चारण होता है। इसको हिंदी में जब हम मात्रा में देते हैं तो एक खड़ी पाई दिखाते हैं, यानी लघु स्वर है, और इस जैसा जो लिखते हैं उसको हम दीर्घ स्वर यानी दोगुना उच्चारण माना जाता है। 2 मात्राओं की गणना गिनती होती है जब भी कविता का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मात्राएं की गणना गिनती की जाती है। तो जिस पर हम दुगुना स्वर लगाते हैं दीर्घ स्वर, और जिस पर 1 गुना स्वर लगाते हैं ह्रस्व स्वर यानी हर्षिकार हर्षुकार, ये जो है लघु स्वर हैं, और दीर्घिकार दीर्घुकार ये जो है दीर्घ स्वर। अब ये समझ गए। अब ये लघु स्वर और दीर्घ को ही गुरु कहा जाता है, गुरु स्वर, गुरु का मतलब बड़ा। और अब उच्चारण के अनुसार सानुनासिक निर्नुनासिक। सानुनासिक जिसमें नाक और मुंह के भिन्न भिन्न भागों से
उच्चारण करने में सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आंख, आंख पर चंद्र बिंदु है। अब कंगन, कंगन में अनुस्वार है। दुख, दुख में विसर्ग है, अहकार है। तो अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग की सहायता से जिनका उच्चारण होता है या जिनके उच्चारण में इनकी सहायता ली जाती है उनको हम कहते हैं सानुनासिक। और जो सीधे सीधे सपाट स्वर निकलता है जिसमें चंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग कुछ भी नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं निर्नुनासिक। सानुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु, अनुस्वार और विसर्ग, और जिनमें इनकी मात्रा नहीं लगती है जैसे इधर, उधर, अपना, सपना, इसमें कहीं पर भी अंकार, अनुस्वार या चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हो रहा है, विसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, सपाट भाषाएं जा रही हैं, इससे निर्नुनासिक। अब हम इसके बाद स्वर का भी भेद तो कर दिए, अब हम व्यंजन का भी भेद करें। तो व्यंजन को का से लेकर कखा, गघा, अंग, कवर्ग जिनका उच्चारण कंठ से होता है, छ छ जझा या जिनका उच्चारण तालु से होता है, टाठा डढ़ा ना जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, टाठा डढ़ा ना जिनका उच्चारण दांत से होता है, और पफा वफा मा जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इनको हम स्पर्श व्यंजन करते हैं। क्योंकि ये भिन्न भिन्न मुंह के भागों से स्पर्श करने के बाद ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इससे 50-25, ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन हुए। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो बाकी कहाँ क्या हो गए? तो बाकी में या, रा, ला और वा, ये थोड़ी से विशेष ध्वनियां निकालनी पड़ती है। इनमें विभिन्न प्रकार से रगड़ होता है। ये हमारे मुंह के अंदर विभिन्न अंगों के रगड़ से उत्पन्न होती हैं, इससे इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। यानी मुंह के अंदर ही इन वर्णों का निर्माण होता है, इसे अंदर को हम अंतस्थ, संस्कृत भाषा हुआ अंतस्थ बने अंदर, अंदर की भाषा इसे अंतस्थ व्यंजन आ गया। अंतस्थ व्यंजन जैसे ही आपको प्रश्न में आएगा अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो मुंह के अंदर से जिन ध्वनियों का निर्माण होता है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कौन सी संख्या है? तो य, र, ल, व। और अब हो गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में थोड़ी सी हकार की ध्वनि होती है और इसमें विशेष जोर देना पड़ता है, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य स, तालव्य स नाम से ही स्पष्ट होगा, इनका उच्चारण तालु से होता है। जब भी आप बोलेंगे तालव्य स से कोई भी शब्द आप बोलें, जैसे ही आप बोलेंगे दांत के नीचे का पीछे का भाग जो दांत में सटे हुए होता है उसको हम तालु कहते हैं। जब भी तालव्य शब्द से जितने भी शब्द बनते हैं उनका उच्चारण जब भी आप करेंगे बारीकी से ध्यान देंगे, वो जिह्वा आपके जाकर तालु में सट जाएगा, रगड़ खाएगा, यानी तालव्य स। और तालु के जस्ट थोड़ा सा पीछे जहां पर हल्की सी जिह्वा ऊपर की ओर मुड़ जाती है, जिह्वा का जो अग्रभाग है, फुनगी है, ये हल्का सा मुड़ाव करता है, और जो मुड़ करके पीछे तालु से पीछे जो जाता है उसको वहीं पर सटे मूर्धा कहते हैं, और इससे इसको मूर्धन्य स का निर्माण दिया। और आगे चल करके जिनका उच्चारण दांत से होता है, दंती सा से बनने वाले सारे शब्दों का जीव आपका सीधे आकर के दांत में टकराएगा, तो इसको दंती स कहते हैं। और ह आप जैसे ही कहते हैं अंदर से हकार की ध्वनि आती है, इसमें विशेष ऊष्मा निकलती है, इससे इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हम व्यंजन को इतने भागों में विभक्त कर दिए, और इस प्रकार से आपका स्वर और व्यंजन वर्ग पूरा आपका पूरा हो गया। आप इसे अच्छी तरह से बार बार समझ लेंगे, और आप व्यंजन से, वर्ण से, स्वर से किसी भी प्रकार का कैसे भी घुमाकर प्रश्न दिया जाए, आप सारे प्रश्नों का जवाब आराम से दे देंगे। जय हिंद बच्चों, आज इतना ही, अगले दिन।